तो देखो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की। तो साइंस में देखो सभी को पता है 3 महत्वपूर्ण भागों में इसको बांटा गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो तीनों पार्ट का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है साइंस में। अगर हम बात करें कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के साइंस पढ़, अरे नहीं भाई, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तुम्हें तो बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगी और फिजिक्स भी। कहने का मतलब है तीनों बैलेंस हैं, एक दूसरे को अगर छोड़ोगे तो तुम्हारे नंबर कम आ जा सकते हैं, इसलिए तीनों पे अच्छे से फोकस करना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में करेंगे कि कौन से चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है। फिर इसके फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th साइंस तो पढ़ेंगे, लेकिन साइंस में क्या पढ़ेंगे अपन लोग, केमिस्ट्री। अब इसके अगर चैप्टर की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं अर्थात सिलेबस, तो देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो पहला चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब केमिकल रिएक्शंस। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर थर्ड चैप्टर की बात की जाए तो धातु तथा अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर फोर्थ चैप्टर की बात की जाए तो कार्बनिक यौगिक, क्या, केमिकल कंपाउंड। अब पांचवें चैप्टर की बात की जाए, देखो रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, कार्बनिक यौगिक। ये पांचवा चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियड ध्यान रखना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखो पांचों के पांचों चैप्टर आपको बता दिए गए हैं कि आपके ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं, 5 हैं। उनके नाम भी देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, कार्बनिक यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इंग्लिश में अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, केमिकल कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो अब थोड़ा देख लेंगे कि इनके अंदर क्या क्या है। फिर अपने फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हैं, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं अपन लोग, लेकिन अब समझिए जगह की थोड़ी कमी है, इस चक्कर में पूरा नाम नहीं लिखा है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, इनमें फिर इसके परिवर्तन को देखेंगे कि किस प्रकार के परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिर और आगे जाएंगे अपन लोग तो रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे इस चैप्टर में। कहने का मतलब है बहुत कुछ। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी देख लेंगे बस, और संक्षारण करके और विकृति गणता, इतना है इस चैप्टर में। अम्ल, क्षार, लवण की बात की जाए तो अम्ल, क्षार, लवण में पहले देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कहने का मतलब है कि जो प्राचीन काल में अम्ल, क्षार, लवणों को कैसे पहचाना जाता था। फिर जो आधुनिक अवधारणा आई है उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे इनके जो सूचक बनाए गए हैं, पीएच स्केल बनाया गया है। फिर लवण देखेंगे, फिर लवण के टाइप्स देखेंगे और कुछ लवणों के बारे में भी जानेंगे कि ये लवण हैं, इनका क्या यूज है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये सब।
अब बात करें धातु अधातु की, तो धातु अधातु में देखेंगे कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण धातुओं की निष्कर्षण की बात करेंगे अपन लोग कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे धातुएं हमें खनिजों के रूप में प्राप्त होती हैं, खनिजों से फिर अयस्क किस प्रकार प्राप्त करते हैं, फिर सांद्रता अयस्क, फिर इनको बहुत सारे प्रक्रम होते हैं जैसे भरजन, प्रगलन, निष्कर्षण, फिर इनका विद्युत अपघटनी विधि, और ऐसे ही करके कुछ प्रक्रम को देखेंगे। और विद्युत रासायनिक श्रेणी, किसकी क्रियाशीलता अधिक है, किसकी क्रियाशीलता कम है, ये सब हम पढ़ने जाने वाले हैं धातु और अधातु वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन से रिलेटेड ये चैप्टर है। पहले कार्बन से पहले देखेंगे वनस्पति के बारे में देखेंगे, मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सब रिलेटेड कैसे होंगी, कार्बन से। कार्बन के बारे में और अंदर देखते हैं चैप्टर को, फिर ये देखेंगे, फिर कुछ श्रेणियाँ पहले कार्बन के बारे में देख लिया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन कौन से कार्बन से ये प्राप्त होता है। फिर देखेंगे अपन लोग श्रेणियों के बारे में कि जैसे संतृप्त से कार्बन तक हो गया था अपना। फिर अपन लोग पहुँचेंगे कि कार्बन की चतुष्फलकीय विस्थापन, जो कार्बन होता है उसका जो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कार्बन जो होता है अपनी 4 संयोजकताएं पूरी करता है, तो 4 संयोजकता जब ये पूरी करेगा तो विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाएगा। लेकिन अगर अपन लोग मीथेन की बात करें तो ये टेट्राहीड्रल का स्ट्रक्चर होता है, कैसे का होता है, फिर इसके वर्गीकरण देखेंगे, संतृप्त, असंतृप्त, फिर और भी जाएंगे एल्कीन, एल्काइन, एल्कान के बारे में। फिर इनके कुछ यौगिक बनेंगे जो एथेनॉल हुआ, एथेनोइक अम्ल हुआ, ये आपके चैप्टर में है, क्लास 10th से रिलेटेड बात हो रही है कार्बनिक यौगिक। फिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो देखेंगे कि तत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे इनका वर्गीकरण हुआ है, पहले परमाणु भार के आधार पे, फिर परमाणु क्रमांक के आधार पे, फिर आया है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। कहने का मतलब है कि बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अपन लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में, बहुत कुछ नहीं बहुत कुछ तो पढ़ेंगे और साथ में बहुत अच्छा भी पढ़ेंगे। ये आपको बहुत नोटिस करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को अपन लोग नोटिस करते हुए चलेंगे और देखेंगे और समझेंगे भी, साथ साथ में अपनी जनरल लाइफ से इंक्लूड करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर की। अब हम इसका पूरा नाम लिख देंगे कि पहला चैप्टर, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते थे पहले ही, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इस चैप्टर का अगर नाम की बात की जाए तो पूरा नाम ही अगर देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में देखो जितनी भी वस्तुएं हैं, कहने का मतलब है जो कुछ भी हम देख रहे हैं और जो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, सब चीज कहाँ पे है, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जो कुछ भी चीज है, एवरीथिंग, सब कहाँ पे है, ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड में अगर हम बात की जाए जितनी भी वस्तुएं हैं अपनी, कोई भी चीज़ अगर बात कर लें तो सब कहाँ पे है, ब्रह्मांड में। वस्तुओं की बात करेंगे तो जो वस्तुएं होती हैं या पदार्थ बात करें, कोई भी पदार्थ हो, अरे भाई सब कुछ कह दिया ना, तो सब कुछ कहाँ पे, ब्रह्मांड में। तो अगर हम बात करें पदार्थ की, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अरे कोई जिस चीज़ की बात करो वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने, फिर कणों से मिलकर बने होते, फिर एटम, अरे भाई वो हमें भी पता है। लेकिन अगर मेनली पार्ट देखें, मोटा मोटा, तो देखें सब चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं, पदार्थों से मिलकर बनी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है कि सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं, पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। और अगर पदार्थ में देखें परिवर्तन के बारे में, अपन लोग को यही पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पदार्थ में अगर हम परिवर्तन देखें कि पदार्थ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो पदार्थ में 2 प्रकार से परिवर्तन होता है। कैसे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मतलब फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? पदार्थ में कितने प्रकार से परिवर्तन होता है, 2 प्रकार से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले फिजिकल चेंजेस की, कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो होता कैसे है, समझेंगे। देखो सपोज अपन लोगों ने कोई वस्तु ली, सबसे पहले बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल जो आप लोग समझते आए होंगे, और सबसे बड़ी बात ये आपने देखा भी होगा, बात करते हैं जल की।
ठीक है, ये कोई बर्तन है आपका, उसमें क्या भरा है आपने, जल भरा है। ठीक है, जल। अगर क्या करें आप जल को गर्म कर दें तो ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प के रूप में, जिसको अपन लोग भाप बोलते हैं, गैस बोलते हैं। लेकिन अगर जल को ठंडा कर दिया जाए तो ये किसके रूप में प्राप्त होगा हमें, आइस, मतलब बर्फ के रूप में। सबने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, देखो जल है, अगर जल को अगर गर्म कर दें तो किस रूप में प्राप्त होगा, वाष्प के रूप में। अगर जल को ठंडा कर दें तो बर्फ के रूप में। कहने का मतलब है, देखो भौतिक परिवर्तन में होगा क्या क्या चेंज, ये समझ लो, फिर इस पे अपन लोग पुनः आते हैं। पदार्थ की अवस्था चेंज होगी, लेकिन पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कोई वस्तु या कोई पदार्थ जिस चीज से मिलकर बना होगा वह परिवर्तित नहीं होगा। कहने की जैसे समझ ना, जैसे जल है, जल क्या है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, मतलब ना ये रंगहीन है, स्वादहीन है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। तो जल का जैसे स्वाद नहीं है, क्या गैस का स्वाद होता है या बर्फ का स्वाद होता है? बर्फ में स्वाद आता नहीं आता है ना ही कोई कलर होता है। तुम देखो अगर इसमें ग्रीन कलर डाल दोगे तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू कलर डालोगे तो ब्लू। कहने का मतलब जिस कलर में डाल दो भैया वही हो जाएगा, और स्वाद तो होने ही वाले नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि भौतिक परिवर्तन होता क्या, समझना। बेपरिवर्तन, चलो देखते हैं यहाँ पे। बेपरिवर्तन जिसमें पदार्थ का या पदार्थ की भौतिक प्रवस्था क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, मतलब फिजिकल स्टेट जो है उसकी परिवर्तित हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे जो जल होता है वो द्रव अवस्था में है, लेकिन वाष्प कौन सी अवस्था में होती है, गैस अवस्था में, और बर्फ ठोस अवस्था में। मतलब भौतिक प्रवस्था परिवर्तित हो जाए लेकिन रासायनिक संगठन क्या परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पदार्थ की भौतिक व्यवस्था तो परिवर्तित हो जाए लेकिन रासायनिक संगठन परिवर्तित ना हो। कहने का मतलब है भाई जिन चीजों से मिलकर बनी होती है, जो उसका रासायनिक सूत्र होता है, जैसे Na2CO3 है किसी चीज का, तो Na2CO3 ही रहना चाहिए, ये नहीं NaOH हो जाए। रासायनिक संगठन भैया परिवर्तित ना हो। फिजिकल स्टेट तुम परिवर्तित कर सकते हो, प्रेशर लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा दो, उसका द्रव्यमान कम कर दो, जो तुम्हें करना हो कर दो, ताप बढ़ा दो, सब परिवर्तित हो जाए। लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखनी है, क्या परिवर्तित नहीं होना चाहिए, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन कैसा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, लेकिन भौतिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार के परिवर्तन को अपन लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाए लेकिन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहे, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। इसके तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, बहुत सारे देखो, जैसे कांच का टूटना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। रबर बैंड ली, उसको खींच दिया फिर छोड़ दिया, भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार से आपने बहुत सारे भौतिक परिवर्तन देखे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने भी बता दिए। अब अपन लोग आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, केमिकल चेंजेस की। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? रासायनिक परिवर्तन पे बात करने से पहले कुछ एग्जाम्पल और देख लो। एक बहुत ही अच्छा चार्ट देखते हैं अपन लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज अपने पास बर्फ है, बर्फ को अपन लोगों ने क्या किया, ठंडा, तो ये कैसे परिवर्तित हो गई, जल, मतलब उसका टेम्परेचर कम किया। और जल को अगर अपन लोगों ने गर्म किया तो ये कैसे परिवर्तित हो गया, वाष्प। अपन लोग देखो वाष्प से प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो इसको जल में, और जल को अगर बर्फ में कहने का मतलब है जल को अगर ठंडा करने के लिए रख दिया जाए तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ में। अब बात करें जब बर्फ को अपन लोगों ने क्या किया, गलाया है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गलन। जब जल को अपन लोगों ने वाष्प में बदला तो उसको क्या बोलते हैं, क्वथन। और जब वाष्प से जल में बदला तो इसको बोलते हैं संघनन। और जल जब किस में बन गई, बर्फ में, मतलब हिमीकरण। ये आपके भौतिक परिवर्तन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया भौतिक परिवर्तन होता क्या है, और डिटेल में अब बताएंगे तो फिर बाकी चीजें भी बतानी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। तो इसको हटाते हैं, अगर नोट करना चाहो तो नोट करो। अब बात करेंगे अपन लोग रासायनिक परिवर्तन पर। सिर्फ आपको ये दोनों चीजें लिखे रहने दो, जैसे लिखा रहने दो यहाँ पे, बेपरिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
चित्त आया तो भैया पट नहीं दिखेगा, अगर पट आया तो चित्त। ऐसे ही अगर मतलब भौतिक व्यवस्था चेंज हो गई तो रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन रासायनिक संगठन अगर परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, तो भौतिक व्यवस्था क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। बस यही तो है रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं कैसे, पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें फिर आते जाएंगे अपन लोग। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक व्यवस्था कैसी हो? चेंज ना हो। कह सकते हैं भौतिक व्यवस्था चेंज ना हो, चेंज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक व्यवस्था कैसी हो? चेंज ना हो, लेकिन रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे समझना, अपन लोगों ने क्या किया, पहले बेसिक एग्जाम्पल की बात करते हैं। खाना सबने बनाया है ना, भोजन का पकना, तो ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। समझना कैसे? अपन लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ें ली, उनको मिक्स कर दिया और अपन लोग को नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे कोई आपने सब्जी ली, मसाले लिए, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं कि नहीं? जब इनको मिक्स करके अपन लोग कोई नया पदार्थ प्राप्त कर लें तो इसी को तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संगठन। तो इसमें रासायनिक संगठन चेंज हो गया। जो सब्जी आपको प्राप्त होगी, मतलब भोजन बनाने के पश्चात जो अपन लोगों को सब्जी प्राप्त होगी, वो कैसे रहेगी? नई रहेगी। उसमें सब चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन जैसे अगर अपन लोग बात करें एक चीज़, तो एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं है? तो अपन लोग बोल सकते हैं एक किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे के जंग लगने की बात कर लें, अगर लोहे में क्या हो गया? जंग लग गया, तो लोहा, देखो पहले अगर लोहे के सूत्र की बात करें तो और कुछ था, लेकिन जो नया लोहा प्राप्त हुआ है, कैसा? जंग लगाया लोहा, भैया उसका सूत्र अलग है, तो रासायनिक परिवर्तन। और बात कर लेते हैं भोजन का पचना, खाते कुछ है और निकालते कुछ है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है? इसी प्रकार से आप जितने भाई बात करते जाओगे तो रासायनिक परिवर्तन बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि मतलब अपन कोई चीज़ लेंगे लेकिन नई चीज़ प्राप्त होगी उससे। लिया कुछ और है और अपन लोगों को प्राप्त कुछ और हो रहा है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन। अगर डेफिनेशन के रूप में बात कर लें तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक व्यवस्था क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, लेकिन रासायनिक संगठन क्या हो जाना चाहिए? परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप सभी की? अब देखो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की अगर इसकी बात की जाए तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो वो लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe, मतलब आयरन, यही है। लेकिन जब लोहे में जंग लग जाती तो इसका सूत्र भाई परिवर्तित हो जाता है, Fe2O3 × XH2O। बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ। तो देखो आज हम सिर्फ यहीं तक बात कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जब तक आप सभी पढ़ते रहिए।